150 बॉडीगार्ड वाली बहुरानी। अरे ये गायत्री अपने ऊपर की मंजिल क्यों बनवा रही है? सुना है गायत्री के बेटे की शादी होने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बहू बहुत चालाक है और उसने आते ही अलग रहने की डिमांड कर दी हो, इसीलिए ये दूसरी मंजिल बनवा रही हो। अरे तो यहाँ पर रहकर बात करने से क्या फायदा, चलो न चलकर उसी से बात कर लेते हैं। अब वो गायत्री के पास जाकर इस बारे में बात करते हैं। अरे नहीं नहीं, ये तो बॉडीगार्ड्स के लिए बन रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि कुछ ही दिनों में तुम्हें खुद सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसे ही दिन बीतने लगे और कुछ दिन बाद गायत्री के बेटे मोहित की शादी नमिता नाम की लड़की से हो गई। शादी के बाद नमिता की कार जब अपने ससुराल यानी कि दिल्ली के करोल बाग पहुंची तो उस दिन उस मोहल्ले में एक अजीब सी हलचल थी। धूल उड़ाती हुई काली काली गाड़ियाँ, सायरन की हल्की आवाज और उसमें से निकले काले चश्मे लगाए हट्टे कट्टे जवान। ये सब तामझाम देख सभी लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। अरे भाई, ये कौन सा नेता आ रहा है हमारे मोहल्ले में? नेता नहीं लगता चाचा, इतने बॉडीगार्ड तो मैंने मुख्यमंत्री के भी नहीं देखे। हे भगवान, ये कोई बहू है या कोई राजकुमारी? कहीं गायत्री के हाथ कोई खजाना तो नहीं लग गया? ऐसा लग रहा है अंबानी की बेटी आई है। फिर आखिर में एक सफेद रंग की गाड़ी रुकी। दरवाजा खुला और भारी कढ़ाई वाला लहंगा पहने लाल घूंघट निकाले बहू ने कदम रखा। राम राम, बहुरानी तो नॉर्मल ही लग रही है, लेकिन ये इतनी तामझाम आखिर क्यों? कुछ नहीं आंटी जी, ये तो बस थोड़ी सी सुरक्षा के लिए। सुना है 150 बॉडीगार्ड आए हैं बहुरानी के साथ। बहू, अब तुम घर के अंदर गृह प्रवेश करो और इन बॉडीगार्ड के रहने के लिए ऊपर की मंजिल तैयार कर दी है, इसलिए अब इन्हें कहो कि ये सब ऊपर जाएंगे। अब वो सब बॉडीगार्ड ऊपर चले जाते हैं। अंजना, जा अपनी भाभी को उसका कमरा दिखा दे। ठीक है मम्मी, चलिए भाभी। अंजना उसे लेकर अंदर जाती है जहाँ उसका बड़ा सा कमरा होता है। फिर अगली सुबह करोल बाग मोहल्ले का नजारा ही कुछ और होता है, जहाँ शर्मा परिवार की छत पर कहीं कोई बॉडीगार्ड एक्सरसाइज कर रहा होता है तो कहीं कोई ब्रश, तो वहीं आधे बॉडीगार्ड उनके बंगले के बाहर पहरेदारी के लिए खड़े होते हैं। उन सबको देखकर मोहल्ले के लोग बातें बनाने लगे। देखो तो शर्मा जी का सारा घर तो जैसे इन बॉडीगार्ड्स ने घेर लिया, अब तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है इनके घर में। तभी दूध वाला उनके घर की ओर जाने लगता है तो बॉडीगार्ड उसे रोकते हुए कहता है, 1 मिनट यहीं रुको, अंदर कहाँ जा रहे हो? भैया, मैं दूध वाला हूँ और अंदर दूध देने जा रहा हूँ। रोज ही आता हूँ यहाँ दूध देने। आते होंगे, लेकिन अब से तुम ये दूध यहीं दरवाजे पर ही देकर जाओगे, अंदर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी। ठीक है भैया, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब वो ऐसा ही करता है, वो दूध दरवाजे पर ही देकर जाता है। फिर कुछ देर बाद पड़ोस के घर में खड़ी रीना और माधवी दोनों बहनें उन बॉडीगार्ड को देखकर बातें बनाने लगती हैं। अरे वाह, देख तो वो वाला बॉडीगार्ड कितना हैंडसम लग रहा है। मुझे तो वो छत पर एक्सरसाइज कर रहा है ना, वो बॉडीगार्ड अच्छा लग रहा है। तभी अंदर से उनकी माँ लता उन्हें आवाज देती है, माधवी, रीना, तुम्हारे कॉलेज जाने का समय हो रहा है, वहाँ क्या कर रही हो? हाँ हाँ बस आई माँ। चल, अगर माँ ने हमें इन्हें ताड़ते हुए देख लिया ना तो हमारी खैर नहीं। अब वो अंदर चली जाती हैं। यही हाल बाकी सबका भी था। आधे बॉडीगार्ड तो गली के आसपास भी खड़े रहते हैं। ये नई बहू के बॉडीगार्ड तो हर जगह ऐसे फैल गए जैसे कोई मुजरिम हो। सच कह रही हो बहन, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी जेल में रह रहे हैं। जहाँ मोहल्ले वाले सबको देखकर बातें बना रहे होते हैं, वहीं अंदर गायत्री अपनी नई बहू से पहली रसोई बनवाती है। बहू, तुझे जो भी कुछ बढ़िया सा बनाना आता है वो बना ले। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बढ़िया सा खाना बनाकर ले आती हूँ। कुछ देर बाद नमिता एक बड़ी सी कढ़ाई भरकर हलवा बनाकर तैयार कर लेती है। बहू, बन गया क्या हलवा? ये क्या, तूने इतना सारा हलवा क्यों बना डाला? सिर्फ घर वालों के लिए बनाना है, सारे मोहल्ले वालों के लिए नहीं। मम्मी जी, अब घर वालों के साथ साथ मेरे आए हुए बॉडीगार्ड भी तो हलवा चखेंगे। क्या सोचेंगे कैसी मालकिन है ये। ओह अच्छा अच्छा, हाँ कोई बात नहीं। कुछ देर बाद नमिता सभी घर वालों के साथ साथ सभी बॉडीगार्ड्स को भी खाना खाने को देती। वाह बहू, हलवा तो तूने बहुत अच्छा बनाया है। अच्छा सुन बहू, शाम को आस पड़ोस की कुछ औरतें तेरी मुंह दिखाई के लिए आ रही हैं, तो तू तैयार रहना। ठीक है मम्मी जी। शाम को घर में आस पड़ोस की कुछ महिलाएं आने लगती हैं। 1 मिनट मैडम, कहाँ जा रही हैं? अरे तेरी मालकिन की मुंह दिखाई करने जा रहे हैं, हट परे। मैडम की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, घर में आने जाने वालों की जानकारी देनी होगी। पहले जिस घर में हम बेधड़क आ जाती थी, अब तो वहाँ आने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? गायत्री, देख तो अपने इन बॉडीगार्ड को। उनकी आवाज सुनकर सास बाहर आती है। अरे भाई, इन सबको अंदर आने दो, ये सब हमारे पड़ोसी हैं, इनसे हमें या बहू को कोई खतरा नहीं है। तो फिर अब वो सभी औरतें अंदर जाती हैं और नई बहू की मुंह दिखाई करती हैं। बहू तो तुझे बड़ी सुंदर मिली है। बिल्कुल सही कहा लता बहन, तभी तो इसके घर वालों ने इतने बॉडीगार्ड दिए हैं इसे।
मुंह दिखाई करके वो सब वापस घर चली गयी। लेकिन अब बॉडीगार्ड मोहल्ले वालों को भी टोकने लगते हैं। अब सुबह की सैर पर जाने वाले बुजुर्गों को टोका जाने लगा। फिर इन सब से परेशान होकर मोहल्ले में मीटिंग बुलाई गई। भाई हम शरीफ लोग हैं, ऐसे पूछताछ से बेइज्जती होती है। अरे भाई हमें तो ऐसा लगता है जैसे कि हम अपने मोहल्ले में नहीं बल्कि किसी जेल में रह रहे हैं। हाँ, आपको पता है कल मैं गायत्री से मिलने उसके घर गई थी तो एक बॉडीगार्ड ने मुझसे पर्स खुलवा कर दिखाने को कहा। बताओ भला ये भी कोई बात हुई? भला ऐसा कौन करता है? अब सभी मोहल्ले वाले उन बॉडीगार्ड से परेशान होने लगे। इतना ही नहीं बल्कि अगर नमिता को भी कहीं जाना हो तो सभी बॉडीगार्ड भी उसके साथ ही जाते। ऐसे ही एक दिन, बहू चल आज हम सब्जी लेने चलते हैं, कम से कम तुझे भी तो पता चलना चाहिए कि हम सब्जी कहाँ से लाते हैं। ठीक है मम्मी जी, वैसे भी घर में बैठे बैठे मैं परेशान हो गई हूँ। नमिता जैसे ही बाहर जाने लगी वैसे ही उसके पीछे पीछे बाकी सभी बॉडीगार्ड्स भी उसके साथ चलने लगे। अब बहू सब्जी लेने भी क्या सब हमारे साथ जाएंगे? जी मम्मी जी, वो क्या है ना, बिना अपनी सिक्योरिटी के ये मुझे कहीं जाने नहीं देते। पापा का ऑर्डर फॉलो करते हैं। अब मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ ना, तो उनको मेरी चिंता भी रहती है। ठीक है फिर चलो, अब क्या कर सकते हैं। अब वो सब भी उनके साथ चल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वो सब सब्जी लेकर घर आ जाते हैं। लेकिन अब ये रोज का था। नमिता को अगर अपने पति के साथ भी कहीं जाना होता तब भी बॉडीगार्ड उनके साथ ही जाते, जिससे कहीं न कहीं उसके पति को उनसे थोड़ी परेशानी तो होती, लेकिन साथ ही वही कहीं न कहीं उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि वो सुरक्षित है। उसी मोहल्ले में 4 गुंडे लड़के रहते थे, जग्गा, भीमा, कालू और धीरू, जो अक्सर आती जाती लड़कियों को छेड़ते रहते थे। ऐसे ही एक रोज जब रीना और माधवी एक रोज कॉलेज से घर लौट रही थी तो उन लड़कों ने उन्हें छेड़ना शुरू कर दिया। शमिया क्या मस्त लग रही हो इन कपड़ों में। इन गुलाबी कपड़ों में तो बिल्कुल कमल का फूल लग रही हो, और तुम तो इस पीले दुपट्टे में बिल्कुल सूरजमुखी का फूल लग रही हो, एकदम कमाल की। और अब वो सब एक साथ मिलकर उन्हें छेड़ने लगे। ये क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो हमसे। तुम इतनी खूबसूरत तितलियों को छोड़े बिना हम तो नहीं रह पा रहे। तभी नमिता अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ से लौट रही थी। उन्हें ये करते देख सभी बॉडीगार्ड्स ने मिलकर उन गुंडों की धुनाई शुरू कर दी और उन्हें मार मार कर वहाँ से भगा दिया। तुम दोनों ठीक तो हो ना? आप सबके कारण आज हम बच गए नमिता भाभी, नहीं तो वो जानवर न जाने हमारे साथ क्या ही करते। हाँ भाभी, आप सब सही समय पर आ गई। कुछ देर बाद वो सभी घर आ जाते हैं, जहाँ आकर वो सारी बात अपने घर वालों और मोहल्ले के लोगों को बताती है। मम्मी, अगर आज नमिता भाभी के बॉडीगार्ड नहीं होते तो हमारा तो न जाने क्या ही होता, वो गुंडे हमारे साथ क्या ही करते। हाँ माँ, क्योंकि अकेली नमिता भाभी भी होती तो भी हम तीनों मिलकर उन गुंडों का कुछ नहीं कर सकती। इन्होंने उन गुंडों से हमारी जान बचाई है। तुम सब हमारे लिए मसीहा बनकर आए हो। तुम सब ना सिर्फ नमिता बहू की बल्कि उसके साथ साथ इस मोहल्ले के और लोगों की भी रक्षा करते हो। आज से तुम भी इस मोहल्ले के वासी हो। गायत्री बहन, अब से ये 150 बॉडीगार्ड अकेले तुम्हारे घर में ही नहीं रहेंगे, बल्कि इनमें से कुछ हमारे यहाँ भी रहेंगे, बल्कि हम सबके घरों में भी रह सकते हैं और जहाँ इनका मन है वहाँ पर खाना भी खा सकते हैं। सुरेंद्र वीरपुर गांव का एक प्रसिद्ध ताकतवर पहलवान था। कुश्ती में वो आसपास के गांव के सभी ताकतवर पहलवानों को हरा चुका था। उसकी पहलवानी की चर्चा आसपास के सभी गांव में थी। कुश्ती में अब तक वो बहुत से इनाम जीत चुका था, इसलिए हर कोई उसके साथ कुछ भी करने से पहले एक बार जरूर सोचता था। सुरेंद्र को कुश्ती में हराना बहुत ही कठिन था। बहुत ही बड़े पैमाने पर एक कुश्ती प्रतियोगिता होने वाली थी। सुरेंद्र को इस प्रतियोगिता से बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि इस प्रतियोगिता का इनाम 50 लाख रुपए था। सुरेंद्र चाहता था कि वो ये इनाम जीत जाए तो वो अपने कच्चे घर को पक्का बनवा देगा। बेटा, इतनी मेहनत कर रहा है, कुश्ती में तो अभी 1 महीना बाकी है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। माँ, ये कुश्ती मेरे लिए बहुत जरूरी है। इससे जुड़ी धनराशि की मुझे बहुत जरूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी भी हाल में कोई चूक ना होने पाए। अरे बेटा, चिंता मत कर, इतनी मेहनत कर रहा है, तुझे मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ये लो, तुम्हारे लिए दूध गर्म कर दिया है, ले लो। बहू, बादाम काजू अच्छे से काट दिए हैं ना? जी माँ जी। सुनो, कुछ केले मैंने बांध दिए, रास्ते में खा लेना। ठीक है, खा लूंगा। अच्छा माँ, मैं होकर आता हूँ। ऐसे ही सुरेंद्र मन में कई सपने सजाए लगातार इस कुश्ती की प्रतियोगिता के लिए मेहनत कर रहा था। सुरेंद्र जानता था कि इस बार उसकी कुश्ती की प्रतियोगिता धौलपुर गांव के पहलवान भीम सिंह के साथ होने वाली है, जो बहुत ही चालाक स्वभाव का था। एक बार पहले भी सुरेंद्र भीम सिंह को कुश्ती में बुरी तरह पछाड़ चुका था, पर इस बार भीम सिंह कुछ और ही सोचकर बैठा था। अबे ओ बिरजू, मैंने तुझे सुरेंद्र पर नजर रखने के लिए बोला था, कुछ पता चला? आजकल प्रतियोगिता के लिए क्या कर रहा है? उस्ताद जी, सुना है
इस बार की प्रतियोगिता जीतने के लिए सुरेंद्र बहुत मेहनत कर रही है, बड़े से बड़े दाव पेच खेलने का अभ्यास कर रही है। सुरेंद्र को हराना नामुमकिन है उस्ताद जी। सुरेंद्र ने इनाम की राशि जीतने का प्रण किया है। सुना है अपना घर पक्का करवाने के लिए वो इनाम राशि जीतना चाहता है। इनाम राशि वो कभी नहीं जीत पाएगा, क्योंकि वो इस प्रतियोगिता में भाग ही नहीं ले पाएगा। कुछ दिनों बाद कोई कमजोर पहलवान इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लेगा और उससे मैं ये प्रतियोगिता जीत जाऊंगा। और ये सारी इनाम की धनराशि मेरी हो जाएगी। उस्ताद जी आप ऐसा क्या करने वाले हो? तू देखता जा बिरजू, बस मुझे इतना बता दे, सुरेंद्र अभ्यास के लिए कितने बजे घर से निकलता है? उस्ताद जी सुरेंद्र सुबह 4 बजे अखाड़े में अभ्यास के लिए निकलता है। बिरजू की बात सुनकर भीम सिंह का दिमाग चलने लगता है। अगली सुबह सुरेंद्र अखाड़े में अभ्यास के लिए घर से निकलकर थोड़ी दूर ही निकला था कि अचानक 10-12 गुंडों ने उसे धोखे से डंडों से लगातार पीटना शुरू कर दिया। सुरेंद्र को अपने आप के लिए बचाव करने का मौका तक नहीं मिला। गुंडे लगातार सुरेंद्र के सिर, हाथ पांव सब जगह डंडे बरसाने लगे। डंडों की चोट सुरेंद्र से सहन नहीं हुई। उसी में से एक डंडा सुरेंद्र के माथे पर लगा और वो बेहोश हो गया। सुरेंद्र को लहूलुहान करके गुंडे भाग जाते हैं। सुबह का समय था, अभी अंधेरा छटा नहीं था। तभी एक दूध वाला वहां से गुजरा। उसने सुरेंद्र की आवाज सुनी और वो सुरेंद्र को पहचान गया। वो दौड़ता हुआ सुरेंद्र के घर जाता है और सुरेंद्र की माँ और पत्नी दूध वाले की बात सुनकर रोती बिलखती वहां पहुंचती हैं। हे भगवान, ये मेरे बच्चे को क्या हो गया? अरे कोई जल्दी से इसे अस्पताल ले चलो। भैया जरा हमारी मदद करो, गांव के पास वाले अस्पताल में इन्हें ले जाने में हमारी मदद करो। सुरेंद्र की माँ और पत्नी कुछ गांव वालों की मदद से सुरेंद्र को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र को एडमिट कर लेता है। सुरेंद्र का काफी खून बह चुका था। बड़ी मुश्किल से कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद सुरेंद्र की जान तो खतरे से बाहर आ जाती है, पर सुरेंद्र को कम से कम 6 महीने का बेड रेस्ट बोल देते हैं। देखिए, अभी कम से कम 6 महीने तक ये कोई भी कुश्ती नहीं लड़ सकते। नहीं डॉक्टर, ये कुश्ती प्रतियोगिता जो है मेरे लिए बहुत जरूरी थी। मेरी बहुत उम्मीदें इस प्रतियोगिता से जुड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला कि वो गुंडे कौन थे? नहीं अम्मा जी, अभी पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जैसे ही कोई सबूत मिलता है ना, हम आपको खबर कर देंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। सुरेंद्र जी ने जो भी बयान दिए हैं उनके आधार पर हम मुजरिमों को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। सुरेंद्र निराश हो चुका था। कुछ दिनों बाद सुरेंद्र को छुट्टी मिल जाती है। कुश्ती प्रतियोगिता में 10 दिन बाकी थे। उधर भीम सिंह के साथ प्रतियोगिता लड़ने के लिए अभी तक किसी ने भी नाम दर्ज नहीं करवाया था, क्योंकि सुरेंद्र के बाद भीम सिंह ही एक ताकतवर पहलवान था। इसलिए उससे लड़ने के लिए कोई भी पहलवान तैयार नहीं था। सुमन हट्टे कट्टे शरीर वाली थी। उसकी लंबाई भी 6 फुट से ऊपर थी। शादी से पहले कई महिला पहलवानी की प्रतियोगिताएं सुमन जीत चुकी थी। सुमन ने मन बना लिया कि वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी, कड़ी मेहनत करेगी और भीम सिंह को हराकर ही दम लेगी। माँ जी, मैंने सोच लिया है, मैं अपनी पहलवानी को फिर से जिंदा करूंगी। मैं तुम्हारी जगह भीम सिंह से लड़ूंगी, पर एक औरत बनकर नहीं, एक मर्द बन। अरे ये तू क्या कर रही है? रे सुमन, रे तुझे पहलवानी छोड़े कई बरस हो लिए, तो दोबारा कैसे पहलवानी कर सकती है? तुझे बहुत समय लगेगा इतनी ताकत पाने के लिए, क्योंकि भीम सिंह बहुत ताकतवर पहलवान है। बस आप चौधरी साहब को इतना कह देना कि आपकी जगह आपका चचेरा भाई कुश्ती लड़ने वाला है। माँ जी, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इसे 1 सप्ताह में फिर से अपनी पहलवानी का अभ्यास कर सकूं। इस बार बात मेरे सुहाग की है। बहू, तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे भी उम्मीद जागी है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। इस कुश्ती के मैदान में तुम जीत कर ही लौटोगी। सुरेंद्र के कहने पर गांव के जमींदार साहब उसके छोटे भाई महेंद्र का नाम कुश्ती प्रतियोगिता के लिए लिख लेते हैं। अभी तक कोई भी नहीं जानता था कि सुरेंद्र को पिटवाने में भीम सिंह का हाथ है। सुमन महेंद्र बनकर अखाड़े में खूब अभ्यास करती। उसने अपनी पुरानी पहलवानी के सारे दावपेच अपने अभ्यास में लगा दिए। भीम सिंह को जब इस बात का पता चला कि सुरेंद्र का चचेरा भाई महेंद्र कुश्ती प्रतियोगिता में उससे लड़ने वाला है, तो वो जोर जोर से हंसने लगा। उस्ताद जी कहो तो इसका भी वही हाल कर दें जो सुरेंद्र का किया है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। फिर तो कोई इसके खानदान में है ही नहीं जो इस कुश्ती को लड़ पाए। अरे नहीं बिरजू, असली मजा तो अब आएगा। ऐसे मच्छर तो मैंने अखाड़े में बहुत मारे हैं। कल तो होने दे, देखता हूँ ये कौन महेंद्र है। सब तैयारियां हो चुकी थी। सुमन ने मूछें लगाकर पगड़ी बांध ली, जिससे कोई उसे पहचान नहीं पाया। वो सीधा कुश्ती के मैदान में ही भीम सिंह और सब लोगों से मिलती है। सुमन को देखकर कोई पहचान ही नहीं सकता था कि ये मर्द के रूप में कोई औरत हो सकती है। बस फिर क्या, सुमन ने अच्छे से भीम सिंह के साथ कुश्ती लड़नी शुरू की।
सुरेंद्र और उसकी माँ भी कुश्ती की प्रतियोगिता देखने पहुंचे थे। वो भी सुमन की वाहवाही करने लगे। बहू, अरे ये मैं क्या बोलने वाली थी। महेंद्र बेटा, बहुत अच्छे से खेलना। हाँ, और आज इस भीम सिंह को धूल चटा देना। माँ, भीम सिंह बहुत ताकतवर पहलवान है। चिंता मत कर बेटा, मुझे अपनी बहू पर पूरा विश्वास है। मेरी बहू पहलवान है, पहलवान। भीम सिंह को मसल कर धूल चटा देगी। कुश्ती प्रतियोगिता में भीम सिंह सुमन से हार रहा था। कुछ देर का विराम लग जाता है। तभी एक आदमी सुमन के कानों में कुछ कहता है, जिसे सुनकर सुमन की आंखों में खून दौड़ने लगता है। उसके बाद जो वो भीम सिंह की धुनाई करती है, उससे वो अधमरा हो जाता है। अपना गुनाह कबूल कर कि तूने ही मेरे पति को मारा था। बोल, तूने मारा था ना? रे सुमन, ये क्या कर रही है? तेरी सच्चाई सामने आ जाएगी। कौन हो तुम, और सुरेंद्र को अपना पति क्यों कह रही हो? तुम तो उसके चचेरे भाई हो ना। पहले बोल, तूने मेरे पति को धोखे से पिटवाया था या नहीं, वरना मैं तुझे यहीं जिंदा गाड़ दूंगी। हाँ, मैंने ही गुंडों से तुम्हारे पति को पिटवाया था। मुझे छोड़ दो चौधरी साहब, मुझे बचाओ। ये सुरेंद्र की पत्नी सुमन है। सुमन प्रतियोगिता जीत चुकी थी। भीम सिंह ने अपनी हार मान ली, पर सुमन की सच्चाई सब गांव वालों के सामने आ जाती है। तभी पुलिस भी वहां आ जाती है। चौधरी साहब, सुमन भाभी को मैंने ही भीम सिंह की सच्चाई बताई है। मैंने उस दिन अपने मोबाइल में भीम सिंह की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, पर भीम सिंह के डर से मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। आज सुमन भाभी की हिम्मत देखकर मुझमें भी हिम्मत आ गई। मैंने ही इंस्पेक्टर साहब को फोन करके यहाँ बुलाया है। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए भीम सिंह के गुंडे सुरेंद्र को मारते हुए। इंस्पेक्टर साहब, भीम सिंह को गिरफ्तार कर लीजिए। हमारे गांव में पहलवानी करने आया और हमारे गांव के सुरेंद्र को पिटवा दिया। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। सुमन, हम जानते हैं ये सब तुमने सुरेंद्र के लिए किया। तुम बहुत बहादुर हो, इसलिए 50 लाख की जीत का इनाम हमारी तरफ से तुम्हें जाता है। शुक्रिया चौधरी साहब। चल, अब तुझे जेड़ की हवा खिलाते। चल। सचमुच आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया। जीती रहो बहू। सचमुच तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ सुमन। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। और फिर सब सुमन के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। इनाम की धनराशि से सुमन और सुरेंद्र एक नया घर बनाते हैं, जो सुरेंद्र का सपना था। अपने पति और सास की आंखों में खुशियां देखकर सुमन के चेहरे पर भी खुशी आ जाती।